आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज होगा आपका टेस्ट, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा टेस्ट। देखो मेरे भाई सबसे पहली बात ये समझना कि आज का जो मॉक टेस्ट है ना सर वो सेम टू सेम आपके एग्जाम के पैटर्न पे सवाल हमने आपके लिए लेकर के आया। देखो ये बात आज की क्लास से पहले तो आप ये बात को श्योर हो जाना, आज की क्लास में जो आप टेस्ट दीजिएगा ना सर, ये टेस्ट जो लगाइएगा तो हमने आपके लिए केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन लेकर के आया, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 गो फिजिक्स होता है, 30 गो केमिस्ट्री होता है, 30 गो मैथ होता है। तो हमने आज के आपकी क्लास में 30 गो हमने क्या लाया, केमिस्ट्री लाया, जो कि सर आज से हमने 2 दिन पहले हमने फिजिक्स का 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमने आपको लिया था। ठीक है, अगर जो लोग वो नहीं दिए मॉक टेस्ट तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर लेना फिजिक्स मॉक टेस्ट, तो आपको वो मिल जाएगा सर। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं सर आज की क्लास को कर देते हैं आगाज। तो सबसे पहले सर आप इस क्लास को शुरू करने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले मेरे भाई आप अपने पास एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाना, क्योंकि सर आज आपको सॉल्यूशन करना होगा, मेरे को नहीं मेरे भाई, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाया सर, उसका आज हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे तक कितना सही तरीका से पहुंच पाया और बच्चे वो अपने दिल में कितना सही तरीका से रख पाया। वो तो आज का टेस्ट में आपका ही ताकत बताएगा मेरे भाई कि आपके पास कितना ताकत है। ठीक है, आपके पास जितना ताकत है ना मेरे भाई वो पूरी ताकत को झोंक देना आज की मॉक टेस्ट में मेरे भाई। तो आज आपको साथ ही साथ कमेंट करना पड़ेगा सर, और चाहे अगर आप इस वीडियो को लेट से क्यों नहीं देख रहे हैं तो पर भी आपको कमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है सर, चलते हैं सर आज की क्लास को कर देता हूं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सच में सिलेक्शन पाना है तो सच्चे सच्चे सवाल को करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं मिल जाता जितना आसानी से आप लोग सोच रहे हैं सर। सिलेक्शन पाने के लिए सर कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ मेरे भाई। तो चलते हैं सर आज की क्लास को कर देता हूँ आगाज। देखो सबसे पहली बात है ना कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर, हम जैसे जैसे क्वेश्चन को आपके सामने आगे बढ़ाते जाएंगे आप वैसे वैसे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, और लास्ट में आप ये बताइएगा सर कि ये 30 क्वेश्चन में कितना आपका सही रहा। 30 में 30 कितना का सही रहा, 30 में 29 कितना का सही रहा, 30 में 28 कितना का सही रहा, 30 में 20 प्लस कितना का सही रहा। जिन लोगों को 30 में अगर 20 से ज़्यादा सही है या फिर 20 सही है तो समझ लेना सर कि आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। ठीक है सर, चलते हैं सर, बाकी तो आपको पता चलेगा कि कितना आपका सही हुआ है। आ जाना, पहला सवाल कहता है ना कि एक नंबर निम्नलिखित में सजातीय यौगिक का युग्म है कौन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सजातीय यौगिक से है। सजातीय का मतलब पता है क्या होता है सर, सजातीय यौगिक का मतलब होता है समान ग्रुप। ठीक है सर, आ जाना, हमें ये समझना सर कि कौन कौन सा समान ग्रुप का है। अब कहोगे सर कि हम ग्रुप कैसे पहचानेंगे कौन कौन समान ग्रुप का है। देखो सर आपके पास 3 चीज़ होता है। ठीक है सर, कितने चीज़ होता है, 3 चीज़ होता है। एक नंबर में होता है एल्केन, क्या होता है मेरे भाई, एल्केन, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और प्लस में क्या होता है 2 होता है। आ जाना, दूसरा क्या होता है मेरे भाई, एल्किन, क्या होता है ये एल्किन। एल्किन का सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n होता है। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, एल्काइन होता है। क्या होता है सर, ये एल्काइन होता है। ठीक है, आ जाना, क्या होता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है सर CnH2n अब माइनस कितना होता है 2 होता है। अब सोचना सर क्या ये CH4 जो है सर, यहाँ से सोचना ये जो CH4 है और ये CH3OH है, देखो सर ये तो हमारा हो गया एल्कोहल ग्रुप का, ये वाला देखो सर है ये वाला, यहाँ से सोचना, ऐसे सोचो इसको, ऐसे सोचना, देखो ये ऐसे सोचना सर, बाकी आप कमेंट करना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये OH लग गया, इसका मतलब ये एल्कोहल ग्रुप का है। अब सोचना ये वाला एल्कोहल ग्रुप का हो गया सर, लेकिन ये CH4 है, मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब सोचना एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 2 कितना 4, यानी n के जगह जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो ये वाला जो है सर, ये वाला जो है ना वो इस ग्रुप का है, और ये वाला जो है सर वो हमारा एल्कोहल ग्रुप का है। तो हमसे पूछा था सजातीय यौगिक समान हो, सजातीय यौगिक कौन सा सजातीय यौगिक का है, मतलब सेम जाति का कौन कौन है, तो ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आना ऑप्शन नंबर बी में, ये है CH4 आना, यानी एक कार्बन
4 हाइड्रोजन। अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 सॉरी 1 एकम 2 तो 2 हो जाएगा और 2 2 कितना 4, यानी ये हमारा CH4 जो है, ये CH4 जो है वो हमारा किस ग्रुप का है, तो ये एल्केन ग्रुप का है। ये हमारा कितना है C2H6। अगर हम n के जगह 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है सर C2 यानी 2 है n के जगह, तो n के जगह जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कहने का सेंस है कि 2 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये भी किस ग्रुप का है, यही ग्रुप का है। तो अब सोचना सर कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, वो समान सजातीय यौगिक का है या नहीं है। मतलब कहने का सेंस है कि CH4 और C2H6 जो है वो दोनों का दोनों सेम जाति का है, सेम सजातीय यौगिक का है, सेम ग्रुप का है। मतलब ये वाला दोनों जो है सर वो हमारा सेम ग्रुप का है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगला देखना C2 यानी कितना दुगना है सर, ये n का वैल्यू जो है सर, ये कार्बन का वैल्यू दुगना है, तो दुगना इसमें होता है सर, ठीक है आ जाना। ये दुगना से 2 ज़्यादा है, 2 दूनी 4 और 2 6, तो दुगना से 2 ज़्यादा इसमें होता है, तो ये वाला जो हो गया वो इस ग्रुप का हो गया और ये वाला जो हो गया वो इस ग्रुप का हो गया। तो हमारा ये गलत हो गया, दोनों समान ग्रुप का नहीं है, ये दुगना नहीं है सर, ये दोनों बराबर है, तो ये हो गया इस ग्रुप का, ठीक है सर आ जाना। ये हमारा दुगना से 2 ज़्यादा है, तो ये दुगना है, ये दुगना है, ओनली फॉर दुगना है, तो ये हो जाएगा। ये दुगना से 2 ज़्यादा है, जब ये दुगना से 2 ज़्यादा है तो ये ई ग्रुप का हो गया। मतलब ये तीनों जो है वो 3 ग्रुप का है, लेकिन सेम ग्रुप का नहीं है। और हमसे पूछा सजातीय यौगिक का सजातीय यौगिक का युग्म। सजातीय यौगिक का युग्म का मतलब होता है समान जाति के यौगिक कौन कौन है, तो समान जाति के यौगिक हमारा ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सर हमारा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है सर, चलिए बी नंबर किनका किनका सही रहेगा। और हाँ मेरे भाई प्लीज़ कमेंट करके बता देना सर, क्योंकि आपका कमेंट जब करोगे ना सर तो मुझे लगेगा कि नहीं हम सच में जो पढ़ाया है वो बच्चे तक सही तरीक़ा से पहुंचा है और हमारा पढ़ाई बच्चे तक सफल हो पाया है। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ आना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना सर। ये 2 नंबर कहता है ना कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर, जल में थोड़ा सा क्या मिला देंगे, अम्ल मिलाकर विद्युत अपघटन करने पर धानोद का मुक्त गैस का नाम क्या होगा। देखो ये धानोद पर मुक्त गैस का नाम हमसे क्या पूछा है कि जल में थोड़ा सा मात्रा अम्ल मिला करके धानोद पर मुक्त गैस का नाम क्या होगा। किस पर पूछा सर, ये धानोद पर मुक्त गैस का नाम, किसका, धानोद विद्युत अपघटन करने पर धानोद का मुक्त गैस का नाम। तो धानोद पर जो मुक्त गैस का नाम होगा सर वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्योंकि जब जल मिलिस और अम्ल के साथ और ये दोनों में हमारा होगा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन जब होगा सर तो इसमें धानोद पर, इसमें जो धानोद होगा मेरे भाई वो धानोद पर जो मुक्त गैस होगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर, जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर विद्युत अपघटन करने पर धानोद पर मुक्त गैस का नाम क्या होगा। तो मुक्त गैस का नाम क्या होगा, अम्ल होगा। ये 2 नंबर किनका किनका सही था मेरे भाई प्लीज कमेंट करके बता देना सर। क्योंकि देखो सर जब तक आप नहीं चाहोगे कि हमारा सिलेक्शन हो तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा सर। देखो मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, जिस दिन ये आपका दिल बोल देगा ना कि सच में आपका सिलेक्शन आज हो जाएगा अब आपका सिलेक्शन, तो समझ लेना कि सच में आपका सिलेक्शन अब हो जाएगा। क्योंकि सर ये दिल कभी गलत नहीं बोलता मेरे भाई। ये दिल पे हाथ रखोगे ना सर, अगर आपका तैयारी नहीं होगा ना तो ये दिल आपको बता देगा कि तुम्हारा तैयारी अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तब वो कहेगा कि अब हो जाएगा सिलेक्शन। सर नहीं होता है ऐसे मेरे भाई, अपनी हमेशा दिल की बातों को सुनना। और मैं कहता हूं सर कि पढ़ाई को थोड़ा सा एक अलग लेवल लेकर के चलना और सर पढ़ाई को एकदम सीरियस मुंड में लेकर के चलना। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है क्या। यौगिकों को भौतिक गुण समान होना। सजातीय श्रेणी का मुख्य लक्षण क्या है, यौगिकों के भौतिक गुण समान होना, यौगिकों का रासायनिक गुण भिन्न होना, ये भिन्न है सर, ठीक है आ जाना, ये भिन्न होना, यौगिकों का विशिष्ट बनाने के विधियां होना, यौगिकों को विशिष्ट बनाने की विधियां होना, यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही और सटीक है मेरे भाई। देखो सर जैसे सवाल में आपसे पूछ देगा सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण, ये सजातीय श्रेणी, सजातीय का मतलब होता है समान ग्रुप,
समान ग्रुप क्या होता है सर? समान ग्रुप। और ये होता है यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह समान होना। समान ग्रुप का मतलब यौगिक का अभिक्रियात्मक समूह क्या होना? समान होना। ठीक है, ये क्या पूछा है कि सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण। तो सजातीय श्रेणी का मतलब समझना समान ग्रुप, और समान ग्रुप तभी होगा जब यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह क्या होगा? समान होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा रखा था सर। पहले ये बताना कि कितने लोगों का ये सवाल सही था। तो आपसे पूछेगा सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण, तो यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह क्या होना? समान होगा। देखो सर, अब आपके पास एग्जाम में टाइम ना के बराबर बचा है सर, तो सर आपको सच में सिलेक्शन पाना है। अभी से भी आपका जिद है कि मुझे सिलेक्शन पाना है, तो आप अभी से भी तैयार हो जाओ सर। आपका सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा मेरे भाई। मैं आपको वादा करता हूं सर कि सच में अगर आपकी इच्छा है, शक्ति है आपके अंदर कि हमें मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आप अभी से भी तैयार हो जाओ मेरे दोस्त, मेरे साथी। हमने आपके लिए लेकर के आया है 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन। और सोच सकते हो सर कि 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन मतलब इतना से बाहर नहीं आएगा। इस बात को आप श्योर हो जाइएगा सर। हाँ, इतना से बाहर नहीं आएगा सर। 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है मेरे भाई। ठीक है सर, हमने 12 रातों से ज़्यादा जगा है, तब जाकर के हमने अपनी हाथों से ये 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन को हमने लिखा है मेरे भाई। ठीक है सर, अब सर अंतिम में हमने इसको ऑफर कर दिया। आपके 24 जून को एग्जाम तक जो है सर, इसको मात्र 80 रुपये में हम अभी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो कि सर भथेरे इतना बिका है ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ इतना। देखो सर, बच्चे तो खरीदवे किए हैं सर, बड़े बड़े एजुकेटर जो है ना सर, जो अपने आप को एक नंबर 1 बताते हैं सर, वो भी खरीदे हुए हैं, और वो खरीद करके सेम टू सेम पढ़ाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि ये सवाल एसके साइंस क्लासेस का है, तो वो कभी कभी बेचारा अपने क्लासेस में एसके साइंस क्लासेस का नाम लेकर के पढ़ा देते हैं। तो सर वो तो मेरी बड़प्पन है मेरे भाई, वो तो आप सबका प्यार है मेरे भाई, जो आप सबने इतना सपोर्ट किया। तो बस इतना ही कहूँगा सर कि 80 रुपया आप जहाँ एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना मेरे भाई, तो आप 80 रुपया का पानी पूरी खा लोगे, 80 रुपया का समोसा खा लोगे सर। ये 80 रुपया का समोसा मत खाना मेरे भाई, लेकिन मम्मी पापा जो घर में बैठे हैं उनकी सपना को साकार करने के लिए आप 80 रुपया मुझे सर एक पीडीएफ के तौर पे मत देना, एक दक्षिणा के रूप में देना मेरे भाई। क्योंकि सर 80 रुपया का कोई महत्व नहीं आज के डेट में सर। बस ये 80 रुपया हम इसलिए ले रहे हैं सर क्योंकि हमारी एक टीम है, उन्हें भी पैसा देना पड़ता है सर। और थोड़ी सी सर इस टीम को और सुंदर बनाने के लिए सर कुछ पैसे की आवश्यकता होता है। हम पैसा, मुझे नहीं पैसा चाहिए, बस आपकी टीम को चलाने के लिए कुछ पैसा मुझे ज़रूरत होता है सर, बस वो मुझे चाहिए। ठीक है सर, तो जिन किन्हीं को चाहिए सर ये गेस क्वेश्चन, तो सर आपके सामने जो 7295 वाला जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको 80 रुपया पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना सर। जैसे आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, आपको व्हाट्सअप पे तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा सर। ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा क्योंकि अभी अंतिम है सर, बहुत ज़्यादा टीम बिजी रहा है। क्योंकि देखो कॉल ज़्यादा करोगे सर तो आप सबको क्लास में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट तो स्टाफ ही करता है ना सर, और उसको कॉल करते रहोगे सर तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। टाइपिंग बेचारा करते रहता है, क्वेश्चन को हम सेट करके देते हैं, वो टाइपिंग करता है। ठीक है सर, तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप पेमेंट डायरेक्ट कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना सर, ये 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर सवाल जरा देखिएगा जी, क्या कहता है। कहता है ना कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। हमसे पूछा सर कि इसका IPSC नेम बता दो। कैसे होगा इसका IPSC नेम? देखो इन्हें कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है सर। अच्छा, डबल बॉन्ड जैसी आया एक मतलब वो कौन सा ग्रुप का है? तो जैसे डबल बॉन्ड तुम्हें देखने को मिला तो ये हमारा एल्किन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है मेरे भाई? ये हमारा एल्किन ग्रुप का है, जिसका एल्किन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र हमारा होता है CnH2n होता है। आ जाना सर, डबल बॉन्ड देखा मतलब एल्किन ग्रुप का है सर। अब इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे। अब इसमें इसका IPSC नेम निकालने के लिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, जो कि गलत बात है सर। ठीक है, आ जाना। जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 2 3 ये हो गया
1 2 3 ये 4 हो गया। अब सोचना सर कि लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, ये लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन, तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में क्या होता है सर, ये ब्यूट होता है। 1 नंबर में मेथ होता है, 2 नंबर में ईथ होता है, 3 नंबर में प्रोप होता है, 4 नंबर में ब्यूट होता है। 4 नंबर में ब्यूट होता है, ब्यूट। अब सोचना ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया, तो 1 नंबर पे आया है, तो ब्यूट 1 और है किस ग्रुप का, तो ये एल्किन ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप में ENE को सटा देंगे। ठीक है सर, आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि इसको ब्यूट 1 ई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना आंसर नहीं दे रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, ENE 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? तो जब भी डबल बॉन्ड की क्राइटेरिया हो या ट्रिपल बॉन्ड की क्राइटेरिया हो सर, तो वैसे केस में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर ये सच में अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है ना सर, तो अपने अपने व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा देना सर, और इस परिवार को सर 1 लाख का परिवार बना दो ये 3 दिन के अंदर में, ताकि लोग समझे और सोचे कि सच में सच्चाई कभी झुक नहीं सकता, बुराई करने वालों से नहीं झुकता है सच्चाई सर। ठीक है, चलो इतना शेयर करो सर, इतना सब्सक्राइब करो कि बटन खराब हो जाए। ठीक है सर, आ जाना 5 नंबर क्वेश्चन। चलो सर 5 नंबर सवाल को जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना मेरे भाई। आ जाना, क्या कहता है जरा देख लेना। कहता है ना सर कि एल्डिहाइड समूह का सूत्र क्या होता है। देखो ये COOH ये हमारा अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है सर, आ जाना। ये अम्ल का पहचानने का सिंपल तरीका है, जिस यौगिक में COOH लगा रहेगा समझ जाना कि वो अम्ल ग्रुप का है। ठीक है सर, आ जाना। अगर OH लगा रहेगा तो समझ जाना ये एल्कोहल का है सर। ठीक है, हाँ, अगर OH लगा रहेगा सर, ये वाला लगा रहेगा, ऐसे रहेगा सर, तो समझ जाना कि ये हमारा एल्डिहाइड का है। किसका है मेरे भाई, एल्डिहाइड का है। किसका है मेरे भाई, एल्डिहाइड का है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का ये है, तो ये किसका है सर, जरा ये बता देना। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 6 की तरफ। ये 6 नंबर सवाल को जरा बताना सर। ये देखो 3 बॉन्ड वाला आ गया, हमें कहता है CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है। हमें पूछा कि इसका IPSC नेम बता दो। देखो सर, यहाँ समझना, जैसे तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया वैसे समझना। सबसे पहले ये समझना कि ये किस ग्रुप का है, ये हमारा एल्काइन ग्रुप का है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया तो ये कार्बन और कार्बन के साथ कितना बॉन्ड होगा, तो ये कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका सूत्र क्या होता है सर, ये एल्काइन का मतलब होता है सर ALK/Ne। आ जाना सर, ये इसमें हमारा सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। आ जाना। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़े, पास पड़े रे मोहतरमा। आ जाना सर, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, ये 2 होगा, ये 3 होगा। आ जाना। अब सोचना सर ये लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप, यानी 3 में क्या होगा सर, ये प्रोप होगा। आ जाना। अब सोचना ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। अब सोचना सर कि ये किस ग्रुप का है, तो ये हमारा एल्काइन ग्रुप का है, तो एल्काइन में बाई एनी को सटा देंगे। किसको सटा देंगे सर, बाई एनी को सटा देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 प्रोपाइन। 1 प्रोपाइन, और 1 प्रोपाइन, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सर प्रोपाइन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपाइन। ठीक है सर, 1 को लिखा नहीं जाता, अगर आप 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, या फिर इतना भी कर दीजिएगा तो वो भी आंसर हो जाता है। ठीक है सर, लेकिन जो ये 3 एगो में से कोई ना कोई एगो मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, अगला की तरफ। सवाल नंबर 7। ये सवाल आपके नाम जरा जल्दी से जल्दी कमेंट करना सर। कहता है कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, कार्बन में यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, ये वो कह रहा है सर खोपचा। आ जाना सर, क्या बोला मेरे भाई, आ जाना। क्या बोला है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसके यौगिक की प्राकृतिक पाए जाते हैं। अच्छा, इसके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, इसमें श्रृंखलन का गुण होता है। अच्छा, कार्बन यौगिक की अभिक्रिया गति धीमी होती है। कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया गति धीमी होती है। कार्बन एवं एक आधातु है। क्या होगा सर, जरा जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। सवाल नंबर 7 का सही और सटीक जवाब क्या होगा, जरा कमेंट कर देना सर। आ जाना। देखो हमें बोला कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन गुण होता है। कार्बन
के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन गुण होता है। कौन गुण होता है सर? श्रृंखलन गुण होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल आना कितना? 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक कौन है? जैसे बोलेगा सर आग बुझाना, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए सर तो कौन होगा? Na2CO3 HCl होगा, NaCl होगा, CaCl2 होगा। क्या होगा सर? जरा कमेंट कर दो। हमें बोला आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक, हमसे बोला आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक, तो Na2CO3, Na2CO3 यानी का ये Na सोडियम का एक संयोजकता और CO3 का 2 संयोजकता। अब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, यानी अब बन जाएगा सोडियम कितना? 2 और ये हमारा कार्बन कितना? ये कार्बोनेट कितना? 1 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक Na2CO3 होगा, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना? 9 की तरफ सर। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। एकदम सर सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे और शाम को 6 बजे महामैराथन होने वाला है सर, तो आप लोग तैयार रहिएगा सर। और सभी का हमने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है सर, तो जाकर के सारी क्लासेस को देख लेना मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। ये भी सवाल हमने आपको पढ़ाया है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है किसके? उच्च ताप पर गर्म करके। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है उच्च ताप पर गर्म करके, निम्न ताप पर गर्म करके, अम्ल की क्रिया द्वारा। ये सभी के द्वारा। किसके द्वारा होगा सर? जरा कमेंट कर देना। हमसे पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम Na मतलब सोडियम, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से हमको बनाना है सोडियम कार्बोनेट, तो इसके लिए हम इसको करेंगे उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है सर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाना होगा सोडियम कार्बोनेट तो उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है सर। आ जाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल नंबर कितना आना? 10 की तरफ आना। सवाल नंबर 10 क्या कहता है जरा गौर करना। कहता है नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है क्या? सबसे पहले ये समझना कि नीले थोथे का सूत्र क्या होता है। कितने लोग बताओगे मेरे भाई? प्लीज कमेंट करके बता देना सर। और जो सही और सटीक कमेंट करेगा ना और पक्का अपना साली से शादी करा देंगे। है अभी पहले हमर ठिकाना है ये ना करा, हमरे करा दीजिए पहले। आ ना नीले थोथे बोले ना सर, तो नीले थोथे का होता है CuSO4 × 5H2O। नीले थोथे का जो सूत्र होता है सर वो होता है CuSO4 × 5H2O। आ जाना, CuSO4 × 5H2O। कहता नीले थोथे के अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? देखो हमें बोला है जल, तो जल का सूत्र होता है H2O और जल में अणुओं की संख्या कितना है? 5। तो जल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 5। अब फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो इसका आंसर तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चल जाएगा खोपचे में सर। हाँ आ जाना। कहता नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है तो 5 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है। अगला सवाल आइएगा सर कितना? 11 नंबर। 11 नंबर सवाल छोटा सा न्यूमेरिकल है, जो कि सर हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपको 50 बार नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10 बार से एबव हम करा चुके हैं, ठीक है। आ जाना। देखो हमसे पूछा है विसरण दर का अनुपात। ये हमें विसरण दर का अनुपात मतलब R1/R2, यानी कहने का सेंस है R1/R2 बराबर कुछ नहीं करना है सर, इसमें कर देना है आपको H2 का विसरण दर बट्टे में O2 का विसरण दर। आ जाना। H2 का कितना हो जाएगा सर? हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 कर देना। आ जाना। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ना होता है जी। ये ऑक्सीजन का ये M का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या,
ये m का मतलब द्रव्यमान संख्या, ठीक है, आ जाना। ये ऑक्सीजन कै नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, आ जाना। ये 2 से काटेंगे 32 को तो 16 बार में कटेगा, यानी 1/, क्या हो जाएगा 16, रूट अंडर 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अनुपात कितना 4, यानी 1 का स्क्वायर 1 किया और रूट अंडर ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। चलो, यानी 1 अनुपात 4 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। अगला सवाल आना 12 नंबर की तरफ। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है ना स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पे इसका दाब क्या हो जाएगा। देखो, आयतन को करेंगे दुगना, आयतन को करेंगे सर 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, तो दाब इसका क्या हो जाएगा सर, जरा कमेंट कर देना। 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 होगा, क्या होगा कमेंट करो सर। ना तेरी चाहतों में हमने सब कुछ भुला दिया, तेरे प्यार में हमने सब कुछ भुला दिया। चलो सर कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो ना रे, आ जाना। देखो सर ऐसे समझना, जैसे बोलेगा आयतन को किया दुगना स्थिर ताप पे, ये समझ लेना पहले। सेंटेंस में जब स्थिर ताप जुटा हो और कह देगा कि आयतन को हमने कर दिया दुगना, तो दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर आधा। कौन ताप पे, ये कंडीशन कौन ताप पे फॉलो करेगा, तो स्थिर ताप पे फॉलो करेगा, ठीक है सर, आ जाना। हमसे बोला स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पे इसका दाब हो जाएगा। जब गैस का आयतन करेगा दुगना तो इसका दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर आधा हो जाएगा। कब, जब स्थिर ताप का सवाल में बात कर दे तब, ठीक है सर, आ जाना। सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि आदर्श गैस का समीकरण ये है PV बराबर nRT। तो कहता है सर कि R निर्भर करता है किस पे, ये आदर्श गैस का समीकरण है। ये किसका समीकरण है मेरे भाई, ये आपको आदर्श गैस, कौन गैस, ये आपको आदर्श गैस का समीकरण है। किस गैस का, ये आपको आदर्श गैस का समीकरण है, जिसमें ये R जो है, ये जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे निर्भर करता है, R किस पे निर्भर करता है, गैस के प्रकृति पे, गैस की मात्रा पे, गैस के दाब एवं आयतन दोनों पर, या गैस के ताप पर। चलो जल्दी से जल्दी हमारा 13 नंबर सवाल को कमेंट कर दो सर। देखो कहता है आदर्श गैस में R किस पे निर्भर करता है, तो R जो है ना सर वो आपको आयतन पे भी निर्भर करेगा एवं आपको दाब पे भी निर्भर करेगा, ठीक है सर, आ जाना। कहता आदर्श गैस का जो समीकरण होता है PV बराबर nRT होता है, तो इसमें R जो है सर वो आपको आयतन और दाब दोनों पे निर्भर करेगा। यानी कहने का सेंस है सर कि गैस के दाब एवं आयतन दोनों पे निर्भर करता है, गैस के दाब एवं आयतन दोनों पे निर्भर करता है, यानी जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा सी हो जाएगा। अगला आना सवाल नंबर कितना 14 की तरफ। ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा कमेंट कीजिएगा। कहता है किसी गैस की विसरण दर का निम्न पर निर्भर करती है। देखो सर ये विसरण दर किस पे निर्भर करती है, विसरण दर निर्भर करती है, ये विसरण दर किस पे निर्भर करती है, कमेंट कर दो सर। हमें कहता है किसी गैस की विसरण दर निम्न में से किस पे निर्भर करती है, परमाणु कत्ता पे, विशिष्ट ऊष्मा पे, अनुभार पे, संयोजकता पे। देखो सर क्या होगा, जैसे बोले विसरण की दर निम्न में से किस पे निर्भर करती है, जैसे सवाल में हो जाए बात विसरण दर की, तो ये ना तो विशिष्ट ऊष्मा पे करेगी, ना तो परमाणु कत्ता पे करेगी, ना तो हाँ ये अनुभार पे करेगी, ठीक है। जैसे सवाल में आ जाए विसरण दर का अनुपात किस पे निर्भर करता है, विसरण दर निम्न में से किस पे निर्भर करता है, हमसे पूछा ओनली फॉर विसरण दर निम्न में से किस पे निर्भर करता है, तो ये अनुभार पे करता है। किस पे करता है मेरे भाई, अनुभार पे करता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, तो सी नंबर में है। अगला सवाल नंबर कितना आएगा 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी गैस का विसरण की गति, किसी गैस की विसरण की गति इसके घनत्व के समानुपाती होती है। किसी गैस की विसरण की गति इसके घनत्व के समानुपाती होती है, इसके अनुभार के वर्ग के समानुपाती होती है, इसके अनुभार के समानुपाती होती है, इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन ऑप्शन सही होगा, जैसे हमसे बोलेगा किसी गैस के विसरण की गति, विसरण की गति तो इसके घनत्व के समानुपाती होती, गलत बात। विसरण की गति कभी भी घनत्व के समानुपाती नहीं हो सकता है, इसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती, गलत बात। विसरण की गति कभी भी वर्गमूल के समानुपाती नहीं हो सकता, वो समानुपाती होगा ही नहीं होगा सर, इसके अनुभार के समानुपाती होगा, गलत बात। ये हमारा होगा इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है सर। किसी गैस की विसरण की दर,
किसी गैस की विसरण की गति इसके अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो हमारा डी में है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 15 की तरफ। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है। हमें बोला आयतन शून्य, तो ये होता है -273 केल्विन पे। ठीक है सर, हमें बोला है किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है, किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है, तो -273 केल्विन पे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है सर। कितने लोगों को सर ये सही आंसर मारे थे। अच्छा, ये सवाल नंबर कितना है, ये 17 में हो तो बबुआ खतरा, और ना बनेबे तो हम तो मुँह कान चोरिए देंगे। हाँ, ये सवाल सभी कोई बनाएगा सर, चाहे मोहतरमा हो चाहे मोहतरनी हो, सब कोई बनाएगा सर। तुम लोग कोई बोल रहे बना, ये सब सवाल हमने बहुत बार कराया मेरे भाई, और नहीं बनाओगे सर तो मामला बड़ा गड़बड़ होगा सर। हाँ, फिर ये मत बोलना कि संदीप कुमार है दैया, हमने तो लुट गया रे। संदीप कुमार किसी को लुटता नहीं सर, संदीप कुमार सबको उगते देखता है सर, डूबते नहीं देखता है। ठीक है सर, आ जाना। देखो सर, बड़ा हल्का सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करोगे सवाल बन जाएगा। जितना कोशिश करते हो उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने तरफ, उससे 10% कोशिश करोगे इस सवाल के ऊपर, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सवाल आपको ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। वो कब चल जाएगी छोड़ के पता न चलेगा रे बबुआ। आ जाना। कहता है ना, एक तत्व का परमाणु संख्या 19 है। पहले ये समझना कि हमें परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है संख्या। एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है। परमाणु भार कितना है सर, तो 39 है। हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन बराबर पता है क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर होता है भार माइनस संख्या, भार माइनस संख्या। भार कितना है 39, संख्या कितना है 19, हो जाएगा कितना 20। यानी कहने का सेंस है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 20 होगा। अगर आपसे पूछ दिया होता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन वही होता है जो परमाणु संख्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 19 हो जाता। अगर आपसे पूछ दिया होता कि प्रोटॉन क्या होगा, तो प्रोटॉन भी वही होता है जो परमाणु संख्या होता है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 19। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है जो हमारा वो चार्ज लेस होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, चार्ज लेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, कितने लोगों को सही था 20 नंबर, 17 नंबर का सवाल। आ जाना। ये सवाल नंबर कितना होगा सर, 18। कहता है एक तत्व का परमाणु भार इतना है, एक तत्व का परमाणु भार 45 है। परमाणु क्रमांक कितना है सर, परमाणु क्रमांक बोले तो परमाणु संख्या कितना है, 21 है। हमसे पूछा परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। देखो ऐसे समझना, हमारा जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो 21 हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो भार कितना है 45, ये 45 में से परमाणु क्रमांक कितना है 21, 45 में से 21 को माइनस कर देंगे सर तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना सर, ये 2 में 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 21 होगा और न्यूट्रॉन जो है वो 24 होगा। तो इलेक्ट्रॉन 21 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 24 होगा। अगर आपसे पूछ दिया होता कि प्रोटॉन क्या होगा, तो प्रोटॉन वही होगा जो परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक वही होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन वही होता है जो हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है सर, आ जाना। नरे बाबा ना। चलो सर अगला देखना, सवाल नंबर कितना 19 की तरफ। कहता है परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कौन। देखो सर, परमाणु की प्रथम कक्षा, तो ऐसे समझना, देखो ऐसे समझना, 1s2, अब देखना 1s2, अब देखो 1s2 मतलब एक होता है spdf, ठीक है, आ जाना। जहाँ पे s के पास 2 होता है अधिकतम, ठीक है, P के पास अधिकतम 6 होता है, D के पास अधिकतम 10 होता है, F के पास अधिकतम 14 होता है। ठीक है सर, आ जाना। F से आगे भी बढ़ता है लेकिन F तक याद रख लेना ना। तो आपसे पूछा परमाणु की प्रथम कक्षा में, तो प्रथम कक्षा होता है S वाला, तो S के पास कितना होगा मेरे भाई 2 होगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता P ब्लॉक में, तो P ब्लॉक में 6 होगा। ठीक है, डी ब्लॉक पूछता तो 10 होता, सब में 4-4 बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहता है परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ पे, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ पे, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहाँ पे, तो नाभिक पे। सही बात, परमाणु का समस्त भार कहाँ पे केंद्रित होता है, तो नाभिक पे। भार केंद्रित होता है नाभिक पे, भार केंद्रित होता है नाभिक पे। चलो आना सवाल नंबर कितना 21 की तरफ। कहता है क्या सर कि
CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो सर, CO2 के अणु में कुल इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा। हमसे क्या पूछा सर? इलेक्ट्रॉन। अगर पूछता CO2 के अणु में कुल भार की संख्या, अगर आपसे भार पूछता CO2 में, तो भार जो हमारा होता है सर, कार्बन आता है 6 नंबर, तो इसका परमाणु भार हो जाता है 12, ये हो जाएगा 12 प्लस। ऑक्सीजन होता है कितना नंबर पे सर? 8 नंबर पे, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 16, और 16 में 2 से गुना कर दो तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, यानी 12 और प्लस में कितना? 32 बराबर कितना? 44, यानी इसका परमाणु भार कितना हो जाता है? 44। देखो तुम्हारा आंसर में 44 दिले है, लेकिन हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो हमें बताना है परमाणु संख्या का वैल्यू। आ जाना, यहाँ पे कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 6 लिखो प्लस। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 2 से गुना है तो 2 से गुना कर दो, तो 8 गुने 2 कर दो, आ जाना 6 और दूनी कितना? 10। रुक जाओ, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना? अरे हाँ, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 कहीं दे रहा है? अरे रुक जाओ सर, 8 दूनी 16, 16 छो कितना? 22। बकलोले रे, गुना करने तुम लोग को नहीं आता है। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा सर। सवाल नंबर आना कितना? 22 की तरफ। 22 नंबर कहता है परमाणु संख्या का आविष्कार किया था किसने? परमाणु संख्या का आविष्कार चैडविक ने किया था, मोस्ले ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, या रदरफोर्ड ने किया था? किसने किया था? जैसे सवाल आ जाए सर परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु संख्या बोले तो मोस्ले ने किया था। किसने किया था? मोस्ले ने किया था। ये सब सवाल हमने बहुत बार पढ़ा चुका है सर, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 23 की तरफ आना सर। 23 नंबर क्या कहता है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक। गलत बात। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है गैस के अणुओं से अधिक। गलत बात। द्रव के अणुओं से अधिक। गलत बात। गैस के अणुओं के बराबर। गैस के अणुओं के बराबर नहीं सर, गैस के अणुओं के बराबर नहीं होगा। हमसे पूछा ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं से अधिक होता है। हाँ, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला कहता है आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसमें है? हमसे पूछा आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसमें है, तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा किरण में। किसमें होता है सर? ये अल्फा किरण में होता है सबसे अधिक, ठीक है। किनका किनका ये सही था? कौन कौन लोग इस सवाल को जानते थे? चलो सवाल नंबर 25 को कितने लोग जानते हैं जरा कमेंट कर देना। देखते हैं है किसमें कितना दम। कहता है सर कि गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। सवाल हम पढ़ाए हुए हैं सर, बस आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। आ जाना, कहता है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। गामा किरणों की भेदन क्षमता, गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा और बीटा से अधिक होती है, सच में अधिक होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गामा किरणों की भेदन क्षमता, तो अल्फा तथा बीटा किरणों से क्या होती है? अधिक होती है। हमसे पूछा गामा किरणों की भेदन क्षमता, तो अल्फा और बीटा किरणों से क्या होती है? अधिक होती है। आ जाना, अगला 26 नंबर की तरफ आना। कहता है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो है कौन सा कार्य करता है? आयनिक ढंग से, अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करना। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करना। कहता है परमाणु बम विस्फोटक में सहायता करना। उपयुक्त कोई नहीं। क्या होगा सर सटीक और सही जवाब? हमसे पूछा नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य होता है, तो कहता अनियंत्रित ढंग से। कभी भी नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय रिएक्टर में अनियंत्रित ढंग से कोई कार्य होता ही नहीं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है सर। नियंत्रित ढंग से बी नंबर होगा। अगला आना 27 नंबर की तरफ। कहता है सर कि एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है जरा कमेंट कर देना। कहता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जरा कमेंट करके बता देना सर। देखते हैं किसमें कितना दम, देखते हैं, लगा दो जोर तनिया। अच्छा एक बात और बता देना चाहते हैं सर, जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ये सब पीडीएफ लेना चाहते हैं सर, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल।
आप सबका प्यार ने मेरे भाई संदीप कुमार को बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है। आ जाना, हमने क्या बोला है कि ये सब अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना और सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल, वहाँ पे मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वही आईडी को ज्वाइन करना जिसमें लगभग 15,000 लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है सर। आ जाना, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है, सपना आता है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लेना, संदीप-1842 चलो सर। आना, कहता है ना कि एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है सर कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत रासायनिक सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत रासायनिक सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत रासायनिक सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 28 की तरफ आना। ये 28 नंबर सवाल हम ना बताएंगे रे बब्बा। कहता है एक फ्राइडे विद्युत का मान होता है क्या। अरे भाई कमेंट कर नू तू, और ना करेगा नू तो सपना में आएंगे, तुम्हारा सिस्टम को रात में खराब कर देंगे। आ जाना, कहता है एक फ्राइडे विद्युत का मान क्या होता है, 96,500 कूलम्ब होता है, ठीक है। बता दिए, तुम लोग पे माया आ गया। आ जाना, कहता है ताप बढ़ने पे, जो सवाल नहीं बताते हैं तो कुछ लोग सोचता होगा कि रे सवाल लग रहा है मास्टर भी नहीं जानता है, बकलोला। आ जाना, कहता है ताप बढ़ने पे आयनन की मात्रा क्या होती है। ताप बढ़ेगी आयनन की मात्रा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगी आयनन की मात्रा बढ़ेगी। ताप बढ़ने पे आयनन की मात्रा क्या होता है, ताप बढ़ेगी आयनन बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर कितना, 30 की तरफ। 30 नंबर सवाल में आना, कोई फीस नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, ठीक है सर। आ जाना, कहता है NaOH का परवल क्षार है क्योंकि, NaOH एक परवल क्षार है क्योंकि, NaOH एक परवल क्षार है क्योंकि यह बहुत आयनीकृत होता है। सही बात, NaOH एक परवल क्षार है क्योंकि यह बहुत आयनीकृत होता है। आज तक का सवाल हो गया सर खत्म, लेकिन पहले जाने से पहले अपने माथा पे हाथ रखना और पहले ये बताना सर कि ये 30 क्वेश्चन में तुम्हारा कितना सही रहा। जिनका 18 प्लस रहा ना सर, वो सही रास्ते पे अभी है, लेकिन जिनका सर 18 से कम रहा तो सर आप गलत रास्ते में है। मेरा महामैराथन क्लासेस जाकर के पूरा कर लीजिए, 30 गो सेट हमने कराया वो कर लीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, पॉलिटेक्निक मैथ, पॉलिटेक्निक फिजिक्स, पॉलिटेक्निक सब कुछ करके हमने बनाया है सर, जाकर के वो कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आपका 2 दिन में पक्का आपका परिवर्तन हो जाएगा सर इस सेट में, ठीक है सर। तो प्लीज़ मेरे भाई अपना विचार जरूर कॉमेंट करना। बाकी सर चैनल पर पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपका परिवार है सर। इस परिवार को जितना आगे बढ़ाओगे सर उतना सपोर्ट आपको मिलेगा सर, और भी हमें भी मिलेगा, ठीक है सर। क्योंकि जब आप नहीं खड़े रहोगे डट करके हमारे साथ, और हम आपके साथ डट करके खड़ा नहीं रहेंगे, और आपकी सिलेक्शन को 4 चांद नहीं लगाएंगे सर, तब तक खेला कैसे होगा, फिर खोपचा लोगों को ख़त्म कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कभी भी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना मेरे भाई, सही चीज़ों को मार्केट में आगे बढ़ाओ, गलत चीज़ों को इग्नोर करके उसको बैठा दो, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। बाकी अब गलत नहीं कर रहे हैं वो लोग भी, वो लोग हमारा क्वेश्चन को कॉपी करके पढ़ा रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे होंगे कि चलो इसी से हमारा भी भला हो जाए। एक दूगो नहीं सर, मैं आपके पास 10-10, 20-20 प्रूफ बताऊँगा। तुमको लगेगा सर कि वो थोड़ा सा है तो आगे बढ़ा हुआ तो उसको थोड़ा नहीं, मेरे भाई मैं आपको 20-20, 25-25 प्रूफ दिखाऊंगा, वो मेरे पास है मेरे भाई, ठीक है सर। बाकी मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, सो मैं कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों को रिजल्ट के ऊपर में ज़्यादा बातें करता हूँ, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास में पहली बार आए होते ना तो पक्का सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू।